हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्न बैंक 2020-21 जो अभी न्यू प्रश्न बैंक मिली है बच्चों को, उसमें से बता रहा हूँ। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ का नाम है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चंस जो भी हैं प्रश्न बैंक में अध्याय 3 के, वो इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखो। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 रेखाएं। अब ये ऑप्शन दे दिए हैं 4, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, संपाती हैं, कोई नहीं। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो ये समीकरण जो लिखे हैं इनको मैं बार बार ना लिख के, देखो यहाँ से ये a1 का मान होता है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे मान होता है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, a1 बराबर कितना है 1। देखो x के साथ कुछ नहीं लिखा है, 1 मान लो। b1 बराबर मानेंगे -2 और b1 बराबर -2 और c1 बराबर मानेंगे हम 0। देखो a1 b1 c1, अब ये a2 b2 c2, ये 20 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 बराबर, तो ये 3 ही रहेगा, b2 बराबर 4 और c2 बराबर हो जाएगा प्लस के 20। देखो a2 b2 c2 ये उधर लेके जाएंगे हम इक्वल टू के, तो ये प्लस के 20 हो जाएंगे ऐसे। अब हम लिखेंगे इसको a1, ये पहला वाला ही बता रहा हूँ मैं, a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 b1 अपॉन b2 बराबर -2/4 c1 अपॉन c2 बराबर 0/20। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है माइनस के, ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब इस स्थिति में क्या होगा, इसके लिए देखो एक टेबल है, इस पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 हिंदी मीडियम की जो बुक है, ठीक है, इसमें पेज नंबर 51 51 पेज पर है, एक सारणी दी हुई है। देखो थोड़ा दिख रही होगी आपको इस तरह, ठीक है ना। तो ये सारणी दी हुई है 3.4 सारणी दी है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आप किताब में देखेंगे। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1/b2, इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ये दो कंडीशन इसमें दी हैं, निकाय का एक अद्वितीय हल होगा या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है एक अद्वितीय हल, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए वाला है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ इस किताब में ये सारणी थोड़ा जरूर देखनी पड़ेगी, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे, नहीं तो मैं ये सब अलग से लिख देता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1, ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तब ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हल होगा, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे देख लो। जब तीनों कंडीशन बराबर होती हैं तो वही सारणी देखो जो अभी मैंने बताई थी, ये सारणी जो अभी बताई थी, इसको देखना है। तो इसमें देखो तीनों बराबर में संपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेकल, दो कंडीशन दी है। तो इसमें कैसा दिया, अपरिमित रूप से अनेकल का मतलब अनंतता अनेकल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल का मतलब क्या है, अनंतता अनेकल होंगे। जब तीनों बराबर हैं तो अनंतता अनेकल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें बनती है, तीनों बराबर है तो संपाती रेखाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, जैसा ऑप्शन होता है वैसे ही आंसर देना है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा समीकरण निकाय ये दिया है मैं, देखो अब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, इसको भी सारणी में आपको देखना है। तो इसमें क्या है, ये 4 दिए हैं, अब देखेंगे हम क्या आ रहा है इसमें। देखो अगर लास्ट में बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं या कोई हल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन किस टाइप का है, समांतर रेखा करके कुछ नहीं लिखा, तो कोई हल नहीं है, वो कहाँ लिखा है। तो देखो कोई भी हल नहीं होगा, ये लिखा है बी, लो ऑप्शन क्लिक कर दिया। इन तीनों कंडीशंस को, ये जो जिसमें तीनों बराबर है, एक में ये a1 ये बराबर नहीं है, एक में ये लास्ट में ये बराबर नहीं, ये 3 कंडीशंस को आपको याद रखना ही रखना है अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद चौथा वाला देखते हैं, x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान होगा। अब देखो y बराबर, यहाँ तो 2 रख दो, इसको हल कर लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं। देखो x + 2y = 4 है,
ये लिखा है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि y बराबर 2 तो x का मान, y की जगह यहाँ 2 रख दो, x प्लस 2 गुणा 2 बराबर 4, तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 को पक्षांतर कर दो, x बराबर 4, ये माइनस के 4 हो जाएंगे इधर आके, x बराबर प्लस माइनस के 4 0 आ गया, तो x का मान क्या आएगा 0, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, देखो ये बराबर नहीं है तो अब इसमें देखो प्रच्छेद करेंगी समांतर, तो ये हम देख चुके हैं, प्रच्छेद रेखाएं होती हैं यहाँ पे, देखो ये पहले ही हमने देखा था ये पहले वाले में, तो पहला वाला ही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन ये 6 वाला, इसको लिखा देते हैं। अब देखो 6, यदि x प्लस 2y बराबर 4 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, ये दोनों के मान दिए हुए हैं x y के, तो इसको हल करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, इसको रफ कर ही देते हैं। चलिए देखिए, x प्लस 2y इजकल टू 4 है और माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो प्लस माइनस की एक संख्या मिल गई हमें जो सीधे सीधे कट जाएगी, तो हम यहाँ पे घटाने पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलते, जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलते, तो ये कैंसिल हो गए, 2y और y 3y इजकल टू 4 और 2 6, 3 से इसमें भाग दे दो, y बराबर 6/3। ठीक है, 3 दूनी 6, y बराबर आ गया 2, y का मान समीकरण 1 इसमें रख दो, इसमें समीकरण 1 में। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 4 है, तो x प्लस 2, y का मान कितना है 2। ठीक है, बराबर 4, तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 को पक्षांतर कर दो, x बराबर 4 माइनस 4, x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x का मान 0, y का मान 2, यानी कि 0 2 इस तरह आना चाहिए। 0 2 कहाँ लिखा है, b में लिखा है 0 2, तो ये आ गया b ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा b। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरह के जो सवाल होते हैं ये इस तरह के, इनके लिए वही टेबल याद करनी पड़ेगी जो मैंने बताई है, उनके मान को थोड़ा सा देख लेना 1-2 बार, तो ढंग से याद रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि। देखो समीकरण को जोड़कर या घटाकर, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, किसमें, विलोपन विधि में बदलते हैं ना, तो विलोपन विधि कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि। समीकरण का मान अगर किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित, ग्राफ में जिसको प्रदर्शित करते हैं आलेखी विधि कहते हैं उसको, आलेखी या आलेख लिख सकते हो। ठीक है, आलेख विधि। ठीक है, अब आगे चौथा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। देखो प्रच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, तो वो क्या होती हैं, तो वह बिंदु समीकरणों का एक बिंदु में प्रच्छेद करने पर क्या होगा, शुरू वाली जो इसमें जो था ना, देखिए मैंने आपको बताया था पेज नंबर 51 पे एक सारणी है, उसमें प्रच्छेद करने वाली जो होती है उसको लिखते हैं अद्वितीय हल। यहाँ पे लिखा केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अद्वितीय हल होता है उसका। अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यदि रेखाएं संपाती हैं, देखिए संपाती रेखाएं, फिर टेबल में आप देखिए संपाती रेखाएं किसमें दिखाते हैं, तीनों बराबर हों जिसमें, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हों, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हों, अपरिमित रूप से अनेक हल हों और तो होते हैं। ठीक है, आगे लिखा ही है तो अनेक, यहाँ जितना ही लिखना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अनंतता अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो समीकरण युग्म का, अब देखो समांतर, इसके लिए भी टेबल की सहायता लेनी होगी हमें, और यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, पहले से लिखा है। ठीक है, तो कोई हल नहीं होता है, तो ये आपका जो है खाली स्थान इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ देखिए, अब तीसरा, चौथा और पांचवा, ये मतलब ओटी जो है पूरी इसमें आ गई अब इसी वीडियो में। देखिए अब यहाँ लिखा है तीसरा सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे इसके लिए ये यहाँ तक है, 1 2 3 इसमें दिए हैं, ये खंड आ और बा, इनमें जोड़ी मिलानी है आपको। इसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए भी आपको किताब में पेज नंबर 51 जो है ना, पेज नंबर 51 आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा पेज नंबर 51 में ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में ये दिया हुआ है। कैसे दिया है देखिए, आप किताब देखेंगे तो पहले वाले में दिया रेखाएं जैसे प्रच्छेद कर सकती हैं, जो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो वो कौन सी होती हैं, प्रच्छेद करने वाली रेखाएं। इस टेबल में आप देखोगे तो कौन सी है, ये है। तो प्रच्छेद करने वाली जो रेखा है उसमें लिखा है अविरोधी समीकरण युग्म। और अविरोधी का मतलब होता है ये लगभग कैसा होता है, ये संगत ही इसको मानेंगे, संगत है तो इसका क्या आएगा, संगत। ठीक है, और इसमें फिर ये दिया है दूसरा, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए लिखा है ये कैसा होता है, एक बराबर नहीं है, वो समांतर होता है। नीचे देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिसमें ये लिखा है, देखो आपको दिख रहा होगा समांतर के लिए। तो यहाँ पे समांतर के सामने क्या, समांतर रेखाएं लिखा है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं इसमें देखेंगे सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट समांतर ये लिखा है, देखिए समांतर, अब दिख रहा होगा समांतर है। तो फिर ये क्या है, असंगत समीकरण। तो यहाँ पे असंगत और ठीक है समांतर, हाँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, असंगत। ठीक है, और A1/A2 बराबर, एक मिनट इसको सही से मिला लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लूँगा ज़रा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब तीसरा जो बचा तो यही होगा फिर आश्रित, इसको भी आप इसी में देख लीजिए। ठीक है, ये थर्ड जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे, तो संपाती रेखा ये तीनों बराबर होते हैं जब, ये टेबल आप देखना उसमें सही दिखाई देगा। तो संपाती रेखा के लिए आश्रित भी लिखा है, ये देखो लिखा है इसमें आश्रित, तो ये वाला आ गया इसका लास्ट वाले का। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको। देखो रेखाओं के प्रच्छेदी होने की शर्त, प्रच्छेदी होने की शर्त क्या होती है, ये है प्रच्छेदी होने की शर्त। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का आप क्या लिखेंगे उत्तर, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। दूसरा रेखाओं के समांतर होने की शर्त, समांतर के लिए फिर से हम टेबल देखेंगे। समांतर के लिए दिया हुआ है लास्ट में जो C1/C2 बराबर नहीं होता, दूसरा जो है उसके लिए हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये समांतर होने के लिए हो गया। ठीक है, समांतर के लिए ये लगती है कंडीशन, प्रच्छेदी के लिए ये। अब ये कह रहे हैं संपाती रेखाएं के लिए कौन सी होगी, तीनों बराबर होंगे। तो तीसरे में होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब रेखिक युग्म का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यही होता है। एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1, हाँ बिल्कुल यही होता है। और यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये वास्तविक संख्याएं होती है। A1 A2 ये यहाँ पे कोई संख्या दी होगी, जैसे 2x लिखा होता है ना, तो यहाँ A1 का मान 2 हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, सत्य असत्य, ये देख लो। रेखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण प्राप्त होता है। अब रेखिक समीकरण युग्म में एक नहीं 2 समीकरण प्राप्त होते हैं, यानी कि ये कैसा है, असत्य। ठीक है, दूसरा समीकरण जोड़कर या घटाकर, ये विलोपन विधि होती है, लेकिन यहाँ तो प्रतिस्थापन लिख रहे हैं तो ये क्या हो गई, ये भी असत्य हो गई। ठीक है, अब निकाय दिया है ये px प्लस ये समीकरण दिया है, एक ये दिया है का अद्वितीय हल अगर होता है, तो अद्वितीय हल में ये कंडीशन लगती है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है तो p बराबर नहीं है 8 आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं हम। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बराबर ये हो जाता है A1 B1 C1, x के साथ लिखा है p, तो A1 p हो गया, B1 बराबर 4 हो गया ही, और C1 8 है, C1 बराबर 8। अब ऐसे A2 बराबर 2, B2 बराबर ये 1, y के साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, और C2 बराबर 3। ठीक है, तो अब कंडीशन यहाँ पे क्या करें, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए ये रहती है
A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। A1/A2 का मान रख दो P/2, ठीक है, और बराबर नहीं है B1/B2। B1 का मान 4, B2 का 1, 4/1। तो देखो P का मान इसमें इंटू करेंगे, P बराबर 2 चौको 8, बराबर नहीं है, ये चिन्ह लगेगा 8, P बराबर नहीं है 8, तो ये सत्य हो गया, सत्य है, क्योंकि P बराबर नहीं 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये OT आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गए। हाँ, प्रश्न नंबर 6 देखिए। देखो यहाँ लिखा है P के किस मान के लिए समीकरणों, ये समीकरण दिया है, का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो समीकरण लिख लेते हैं हम। अब इसमें हम लिख लेंगे A1 बराबर 4, ये A1 B1 C1 होता है, ठीक है। B1 बराबर P, C1 बराबर 8, ठीक है। X के साथ जो लिखा है A1 का मान है, Y के साथ जो लिखा है वो B1 का मान है, और जो सिंगल वैल्यू लिखी है वो कांस्टेंट जो है वो अचर राशि बोलेंगे तो ये 8 है, ठीक है। ऐसे A2 B2 C2, तो A2 कितना है 2, B2 ये भी 2 और C2 ये भी 2। अब देखो, अब ये कह रहे हैं अद्वितीय हल के लिए, तो जब एक अद्वितीय हल होगा, जब एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल में क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये कंडीशन लगती है अद्वितीय हल के लिए, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब A1/A2, तो यहाँ से देखो A1 का मान कितना है 4 और A2 का मान कितना है 2, 4/2 बराबर नहीं है B1/B2, यहाँ से रख दो P/2, B1 का मान P, B2 का मान 2। अब इसको हल कर लो, देखो P का 2 में इंटू, तो ये आ जाएगा 2P बराबर नहीं है 4 दूनी 8, 2 का इसमें भाग दे दो, तो P बराबर नहीं है 8/2, तो P बराबर नहीं है 2 चौको 8, तो 4 आ गया, P बराबर नहीं है 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P का जो कौन सा मान आएगा, ये आएगा, P बराबर नहीं है 4। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है, ये है आपका उदाहरण नंबर 16, ठीक है, और 4 अंक का पूछा जाएगा। इससे पहले वाला भी 4 अंक का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ लिखा है के किस मान के लिए, यानी के का मान हमें ज्ञात करना है, किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं, माना देखो ये लिखे हुए हैं समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 मान लो। अब देखो यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो लिखेंगे A1 बराबर K, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -K, ठीक है। इसको उधर ले जाओ दोनों को, तो माइनस हट जाएगा, ये भी कर सकते हैं, या बाद में माइनस हटा देंगे, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। A2 बराबर 12, B2 बराबर K, Y के साथ लिखा है, और C2 बराबर -K, ठीक है। तो A1/A2 बराबर K/12, B1/B2 बराबर 3/K, और C1/C2 बराबर -K-3/K, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, क्या लिखेंगे, तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो इसका मान A1, इसका मान लिख दो K/12 बराबर इसका 3/K, और C1/C2 का K-3/K, ठीक है। एक बार हम इसको लिखेंगे, क्या आएगा देखो, K/12 = 3/K, तो सॉल्व करेंगे, K का K में K² और
12 3 है 36, 12 3 है 36, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हल कर देते हैं। तो अब देखो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा 36, ठीक है, प्लस माइनस। तो के बराबर प्लस माइनस 6 छक्का 36 होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है। तो ये आ गई एक वैल्यू। अब इन दोनों को ले लेंगे तो लिखेंगे 3/के बराबर, यहाँ पे कॉमा की जगह बराबर है, ये कॉमा लेके आता, बराबर के -3/के, ठीक है। तो देखो इसका इसमें इंटू करेंगे 3k बराबर के का के में के स्क्वायर, के का गुणा 3 में -3k, 3k को इधर ले आओ तो 3k, ये माइनस के 3k तो प्लस के हो जाएंगे इधर आके, इजकल टू के स्क्वायर, ठीक है। 3 और 3 कितने होगा 6k बराबर के स्क्वायर को भी इधर ले आओ तो 6k माइनस के स्क्वायर बराबर, उधर 0 बचेगा, यहाँ से k कॉमन ले लो, ठीक है। तो 6 माइनस के, देखो एक के कॉमन चला गया, यहाँ से एक के बचेगा, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, अर्थात के बराबर 0 आ जाएगा और के बराबर सीधे 0 आ जाएगा और 6 माइनस के बराबर 0, 6 माइनस के बराबर 0, 6 को उधर ले जाओ, माइनस के बराबर माइनस के 6 हो जाएंगे उधर जाके, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो के बराबर 0 और के बराबर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 6 आया था तो के बराबर 6 इसके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे तो के, इसलिए लिखेंगे के बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आंसर, ठीक है। हाँ देखिए अब प्रश्न नंबर 8 से लेके 13 तक, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये सभी प्रश्न 4 नंबर के हैं, इन सभी के अंक कितने, 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कौन सा क्वेश्चन किस प्रश्नावली में है, ठीक है, ये लिखे हुए हैं सब। अब इसका मतलब ये है प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ये वाला जो क्वेश्चन है। और ये अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना और अध्याय 3 में जाके आपको ये पूरे मिल जाएंगे वीडियो, जितने भी वीडियो पूरे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा इस चैप्टर की, अध्याय 3 की, तो उधर से भी आप सीधे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला 14 वाला, ठीक है। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन, यहाँ लिखा है, देखो ये 14th क्वेश्चन जो है पहले इसको बता देते हैं। उदाहरण नंबर 4 है ये किताब में और 4 अंक का ये भी आएगा। तो यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये समीकरण दिए हैं तो ये संगत हैं, ये जांच करना है, ठीक है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करो, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है। अब ग्राफ द्वारा हल करने के लिए इसके जो है इसकी सारणी बनानी पड़ेगी, 2 इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए हम इस तरह हल करेंगे इसको। समीकरण लिखा हमने, दिए गए समीकरण है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसको या तो उधर ले जाओ तो x की वैल्यू, y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको उधर हम 75 कर देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 - 3y, और ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 75 उधर कर दो तो 2x बराबर 12, ये माइनस के 3y तो प्लस के हो जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है। और 2 को इसमें भाग दे दो, x बराबर 12 + 3y बटे 2 का मैंने भाग दे दिया, ठीक है। ये 2 का यहाँ भाग दे दिया तो x की सिंगल वैल्यू दोनों जगह मिल गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो y की वैल्यू रखो, y बराबर, अब y का ऐसा मान रखो, देखो मान हमको क्योंकि ग्राफ बनाना है तो ऐसा मान रखना कि 0 से 10 के बीच में ही कोई वैल्यू आ जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस में आ जाएगा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 3 दूनी 6 तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना।
2 रख सकते हैं, चलो 2 रख दिया मैंने, y बराबर 2। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2, तो 6 माइनस 3 दूनी 6, तो 0 आ गया। ठीक है, और तो x बराबर आ गया 0। अब y बराबर, अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, अगर यहाँ 1 ले लो तो 3 एकम 3, तो 6 में से 3 का 3 बचेंगे, तो y बराबर 1 ले लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 गुणा 1, तो 6 माइनस 3 एकम 3, तो 6 में से 3 का 3 बचा। अब इसके लिए देखो देखेंगे, अब देखो x का मान, y का मान रखते जाओ, y बराबर कितना रखना है, देखो y बराबर आप 0 रखोगे तो भी काम बन जाएगा, y बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या आएगा, 12 प्लस 3 गुणा 0, y की जगह 0 बटे 2, तो x बराबर 12 प्लस 3 0 या 0 बटे 2, तो x बराबर 12 बटे 2, तो x बराबर 2 छक्के 12, x बराबर 6। ठीक है, और अब एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखेंगे तथा y बराबर, अगर तुम यहाँ पे 1 लेंगे तो फिर ये 3 एकम 3, 12 और 3 15, 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 0 हमने लिया था अभी y बराबर, ठीक है, माइनस की वैल्यू ले लो, -1 ले लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे, 12 में 3 का 9, फिर भी नहीं बन रही बात, माइनस के 2 ले लो, 3 दूनी 6, हाँ -2 ले लेते हैं, y बराबर -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 12 प्लस 3 -2, y की जगह -2, ये वैल्यू ऐसे ही ध्यान, हमको वैल्यू रख के देखना पड़ता है आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी 6 बटे 2, 12 में 6 गए 6 बटे 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब इन दोनों की सारणी बना देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं सारणी, टेबल जो होती है सारणी, वो यहाँ बना देता हूँ। देखो इसके लिए, इस समीकरण के लिए ये आ जाएगी, देखो समीकरण 1, ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 के लिए क्या बनेगी, देखो x y, तो देखो यहाँ पे y का मान जब हमने 2 लिया तो x का मान क्या है 0, y का मान 2 लिया, x का मान 0, y का मान 1 लिया तो x का मान 3 आया। अब समीकरण 2 के लिए एक सारणी यहाँ बना दो, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, देखो y का मान 0 लिया तो x का मान 6 आ गया, y का मान 0 लिया तो x का 6 आ गया, y का मान -2 लिया तो x का मान 3 आ गया, ये 3 है। ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों सारणी के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -2 है y की वैल्यू, तो उधर तो माइनस में ज़्यादा हमें जाना नहीं है, तो हम ग्राफ कुछ ऐसा बना लेते हैं। देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, ऐसे, ये 0, अब x में तो माइनस में हमको ज़्यादा जाना नहीं है आगे कहीं, y में कितना है, बस y में -2 है, तो यहाँ पर देखो ये x अक्ष होता है, x अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष होता है, तो देखो -1 -2, ये 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेते हैं। x की वैल्यू कोई माइनस में है नहीं, तो हम ग्राफ ऐसा बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको, जो ये ग्राफ का मान है ये इसमें रखेंगे, इसमें ग्राफ पे। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे बनता है, ये तो मैं रफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब देखो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 0, x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह पे x एक्सिस पे 0 तो ये रहा, और y की जगह पे 2 यहाँ है, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, 0 2 जो वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो, a रख दो चाहे। ठीक है, अब ये 3 और 1, x की जगह 3, y की जगह 1, x की जगह 3 ये रहा, देखो x एक्सिस पे x की जगह 3, और y की जगह कितना 1, y की जगह 1 कहाँ आएगा यहाँ, देखो फिर से इसको ध्यान से समझो, देखो x की जगह 3 और y की जगह 1, तो x 3 और y 1 यहाँ पे आ गया, तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा 3 1। ठीक है, इसको पॉइंट को b मान लेंगे, b पहले लिखते तो वैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मिला दो, इस लाइन को मिला दो। ठीक है,
तो इस लाइन को मिला देते हैं। देखिए ये लाइन अब कहाँ से जाएगी। अब देखो इसमें ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सही आ जाए, ये तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इस पर बताने का। ये बनती है जो है ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। चलिए इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप। अब दूसरा जो दूसरी लाइन है वो इससे बनेगी, इस समीकरण दूसरे एक समीकरण एक के लिए ये हो गई। समीकरण दो के लिए देखो x पे 6 y पे 0, x पे 6 यानी कि यहाँ पे ये, और y पे कितनी है 0, y पे तो उधर गई नहीं, ना इधर ना इधर, तो y पे 0, तो 6 0 ये आएगा, ये पॉइंट, ठीक है, जो मिल रहा है। और x पे 3 y पे -2, x पे 3 ये रही, और y पे -2 नीचे है, तो y पे -2 x पे 3, देखो x पे 3 y पे -2, x पे 3 y पे -2, तो 3 -2, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने P, ये Q मान लिया, ठीक है। अब इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मिला देते हैं। तो ये लाइन इस तरह से, ये लो, ये एक लाइन ये खींच गई, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन है बिल्कुल ठीक बन गया है, चित्र सही बन गया एकदम, यही बन रहा है बिल्कुल। ये 5 6 पे आके कट कर रहा है। तो देखो ये जो समीकरण 1 और 2 की जो लाइन है वो एक जगह कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रच्छेद कर रही है, इसको बोलते हैं प्रच्छेद। प्रच्छेद रेखा क्या होती है, संगत होती है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ही तो बोला है कि ये संगत है, तो लिखेंगे हाँ संगत है, ठीक है। तो ये ग्राफ द्वारा भी हमने बता दिया, ये पूरा आंसर इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। वैल्यू कैसे लेनी है सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अब प्रश्न नंबर 15 और ये प्रश्न नंबर 16 है, लिखना भूल गया। हाँ देखो प्रश्न नंबर 15 जो है वो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही है, ठीक है। क्योंकि प्रश्नावली के जो सवाल हैं पूरे हल हैं, उसमें आप देखिए चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे एक क्रम से ही लिखा हुआ पूरा, आपको दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने में, और या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें देख लेना। तो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ये सवाल पूरा आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 16 जो है इसको देखो, ये जो है इसमें लिखा है 5 संतरे एवं 3 सेबों का मूल्य इतने रुपए, 35 रुपए। 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपए। तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो माना 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल्य ₹X तथा ₹Y है, ठीक है। X और Y मान लिया, संतरे का मूल्य X और 1 सेब का मूल्य Y मान लिया, ऐसे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या है, 5 संतरे और 3 सेब हैं, तो 5x हो जाएगा, संतरे के लिए x माना है ना, 5x, और 3 सेब है तो +3y बराबर मूल्य कितना है 35। ऐसे ही ये 2 संतरे 4 सेब, तो 2x + 4y बराबर मूल्य कितना है 28 रुपये, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, बस x y का मान यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लो। देखो इस 2 का गुणा यहाँ कर दो और 5 का गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। तो देखो 2 पंचे 10x + 2 तिया 6y बराबर 35 दूनी 70, 5 दूनी 10x, 5 चौको 20y, और 28 का 5 में गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 की 0, 4 हाथ से लाई, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो गए। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस। अब ये नीचे जो चिन्ह बदले वो देखेंगे हम, तो ये प्लस माइनस कट गए। अब देखो ये माइनस का 20 है, ये 6 है, तो माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस का चिन्ह आएगा, 20 में से 6 घटा दो 14y, ठीक है, बराबर यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस का चिन्ह आएगा। पहले चिन्ह का ध्यान रखना है इसमें हमेशा, माइनस के 140 बड़े हैं, ये चिन्ह देखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 140 में 70 गए, तो 7 दूनी 14 यानी 70 ही बचे, ठीक है। अब माइनस से माइनस यहाँ कट गया, y बराबर कितने आ गए 70/14 का यहाँ भाग दे दिया, 14 पंचे 70, ठीक है ना। तो y बराबर आ गया 5। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 में रख दो y का मान। समीकरण 1 ये है, तो 5x प्लस 3y बराबर 35 है। तो 5x प्लस 3 y का मान रख देंगे। y का मान कितना है 5, यहाँ 5 रख दो, बराबर 35। तो 5x प्लस 5 दिया 15 बराबर 35। ठीक है, 35 को 75 कर दिया उधर। 5x बराबर 35, ये प्लस का 15 माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5x बराबर 35 में से 15 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो x बराबर 20 बटे 5 का भाग दे दो, 5 चौको 20, x बराबर 4। तो x क्या था, एक संतरे का मूल्य था, तो लिखेंगे अतः एक संतरे का मूल्य बराबर ₹4 और एक सेब का मूल्य, सेब का मूल्य हमने क्या माना था y का मान कितना है 5, तो ₹5। यही आंसर है। ठीक है, हाँ देखिए प्रश्न नंबर 17 जो है, ये जो है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। ये आपको मिल जाएगा, प्रश्नावली के सारे सवाल हल हैं। अध्याय 3 आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अपने चैनल पर जाएंगे आप और प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो अध्याय 3 में आप 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ढूंढ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्रम से दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो पार्ट है अध्याय 3 प्रश्न बैंक का, उसका ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसको और समझते हैं। ये उदाहरण नंबर 7 है, तो इसको बता देता हूँ मैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करो। ठीक है, तो समीकरण इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से इसको लिख लेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। 15y को उधर 75 कर दो, 7x बराबर 2 प्लस के हो जाएंगे 15y उधर जाके, 7 का भी इधर भाग दे दो, x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7 का भाग दे दिया। तो ये समीकरण 3 मान लो, x की सिंगल वैल्यू आ गई यहाँ पे, समीकरण 3 हो गए। अब इस x का मान 2 में रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या फिर लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए मान, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2 प्लस 15y बटे 7। ठीक है, फिर प्लस 2y, ये 2y बराबर 3। ठीक है, जहाँ पे x था वहाँ पे x का मान आ गया पूरा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा 1 का इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 7 का 2 में गुणा कर दो, 7 दूनी 14y बटे 7 एकम 7 बराबर 3। इसके नीचे 1 मान लो। अब इसको और हल कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो 2 प्लस, अब देखो 15 और 14 जोड़ लो, 14 दूनी 28, 1 29, 29y बटे 7। ठीक है, बराबर 3 बटे 1। अब इसका गुणा 1 में करोगे तो 2 प्लस 29y आएगा बराबर 7 या 21, 2 को उधर 75 कर दो, तो 29y बराबर 21 माइनस के 2 हो जाएंगे। 29y बराबर 21 में से 2 घटा दो, 19y बराबर 19 बटे 29 का भाग दे दो, तो y का मान तो आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये रहा। देखो x बराबर 2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 15y का मान 19 बटे 29 है, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं जिससे दिक्कत ना है। देखो x बराबर देखो 2 प्लस 15y है, तो लिखेंगे 2 प्लस 15y का मान कितना है 19 बटे 29, y की जगह पे क्या लिख देंगे गुणा 19 बटे 29 बटे कितना है यहाँ पे 7। अब फिर से समझ लो इसको ढंग से, x बराबर 2 प्लस 15y की जगह y का मान रख दिया 19 बटे 29 यहाँ पर। ठीक है, बटे 7 ये आएगा। अब इसको हल करेंगे और, तो यहाँ पे हल कर लेता हूँ मैं। देखो 2 के नीचे 1 मान लो, 2 बटे 1 प्लस, अब देखो 15 का 19 में इंटू कर दो, तो 15 गुणे 19
9 पंचे 45 की 5 4 आसे लाई, 9 एकन 9 4 13, 1 पंचे 5 1 एकन 1 और 5 5 3 8 1 1 2, 285 बटे 29। और 15 19 का गुणा किया 285 बटे ये 29 पहले ही था और ये 7 तो रह गई इसमें। अब देखो x बराबर 29 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 में 18 की 8, 1 हासिल आई, 2 दूनी 4 1 5 ये आ गया, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 285 रहेगा बटे 29 एकम 29, यहाँ पे 29 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखे 29 बटे का चिन्ह ये इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, अब बटे 7 बराबर इसको फिर अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 5 13 की 3, 1 हासिल आई तो यहाँ हुई 9 9 5 14 की 4, फिर 1 हासिल आई तो 1 3, 343 बटे 29 बराबर का चिन्ह यहाँ है और बटे 7, इसके बटे 1 मान लो, 7 के बटे अब 1 मान लो, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, भीतर भीतर बाहर बाहर। ठीक है, तो x बराबर 343 का 1 में गुणा होगा 343 ही आएगा बटे 29 गुणा 7, 29 गुणा 7, 7 से 343 कट जाएगा, देखो 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बचे तो 63 हो गए, 7 ने 63 तो हो गया 49 बटे 29। तो x बराबर आ गया 49 बटे 29। x का ये मान है, y का ये मान है, यही आंसर है। x और y के मान हमने अलग से दिखाई दिए बॉक्स में ऑन करके। ठीक है, तो ये पूरी जो है अध्याय 3 पूरा समाप्त होता है किसका, प्रश्न बैंक में जो दिए थे वो क्वेश्चन। ठीक है।